अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए और एंड्रॉइड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम अब रूम डेटाबेस के साथ अपने एसक्यूएल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again with another video on architectural components in Android development। और Android development के अंदर अपनी नोट टेकिंग एप्लीकेशन के इस वीडियो के अंदर और आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने जब अपनी एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर ली, उस एंटिटी के लिए हमने नोट्स डीओ क्रिएट कर लिया, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करनी है वो ऑपरेशन उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी कर दी। तो हमारे पास लास्ट जो स्टेप है कि बेसिकली हमें अपने डेटाबेस रूम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और जहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस का पैकेज है इसको क्लोज करता हूँ। डेटाबेस के अंदर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लूँगा, न्यू जावा क्लास, और इसको कुछ भी आप जो वो नाम दे सकते हैं। मैं इसको कह दूंगा ऐप डेटाबेस। आप कोई भी जो नेम देना चाहें वो इसको दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो इसकी सुपर क्लास होगी वो आपने इसको रूम डेटाबेस सेट करना है। आपने देखा अगेन हमारे पास एंड्रॉइड .arch.persistence.room डेटाबेस हमारे पास है। और मेक श्योर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो हमारे पास सुपर क्लास इसकी रूम डेटाबेस होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्लास हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। डायरेक्ट कोई भी हम जो इस क्लास को इसकी इंप्लीमेंटेशन को यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होगी, इसको ओके कर देंगे। तो हमारे पास आपने देखा हमारे पास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ऐप डेटाबेस रूम डेटाबेस। तो यहाँ पे नीचे आएंगे। अब ये बेसिकली क्लास मेरे पास सिंगलटन होगी। सिंगलटन क्लास से मुराद ये है जावा के अंदर कि हमारी ये जो क्लास होगी इस क्लास का पूरी एप्लीकेशन में और पूरी मेमोरी में सिर्फ सिंगल एक ही इंस्टेंस होगा। इसके अलावा इस क्लास का दूसरा कोई इंस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको एक ही इंस्टेंस के लिए क्रिएट करना है। तो मजीद बाकी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसके ऊपर आऊँगा क्लास के ऊपर। तो क्लास के ऊपर सबसे पहले हमने जो है वो एनोटेशन गेन देनी है डेटाबेस की। इसको बेसिकली हमने दो पैरामीटर्स आपने देखा देने होते हैं। पहले नंबर पे हम जो है वो एंटिटीज की क्लासेस देते हैं जो कि हमारे पास एक एरे होती है। तो मेरे पास चूंकि ये मेरी एक क्लास है तो मैं यहाँ पे नोट एंटिटी डॉट क्लास प्रॉपर्टी पास कर दूँ। अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं डेटाबेस में, मल्टीपल एंटिटीज हैं, तो आप यहाँ पे उनको मल्टीपल कामा के साथ उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेरे पास एक ही क्लास है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। सेकंड नंबर पे डेटाबेस वेरिएंट होगा तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा वेरिएंट के लिए वेरिएंट नंबर 1। तो वो मेरे पास यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। मेरे लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी गई है। तो वेरिएंट मेरे पास 1 है क्योंकि ये मेरा डेटाबेस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वेरिएंट है, तो ये मेरे पास 1 हो गया। अब ये जो मेरे पास हो गया तो इसके नीचे सबसे पहले मैं एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा। तो इसको बेसिकली मैं कह दूंगा डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। और जो डेटाबेस नेम है वो भी आप कोई भी दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देता हूँ ऐप डेटाबेस, यहाँ क्या देते हैं नोट्स डेटाबेस। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप .db एक्सटेंशन अपेंड कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो फिर भी कोई मसला नहीं, अपेंड कर लेते हैं हम ताकि हमारे लिए डेटाबेस ढूंढना आसान रहेगा। अब जब ये हमारे पास हो गया तो नेक्स्ट हम बेसिकली काम करेंगे जो सिंगलटन के रिलेटेड होगा। सिंगलटन क्लास के लिए अगेन सिंगलटन क्लास हमारे पास ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ इस क्लास का पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा इसका और कोई रेफरेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या होगा, हमें इसी क्लास का अगेन पब्लिक स्टैटिक, और ये बेसिकली हमारे पास होगा वोलाटाइल। मैं आपको अभी बताता हूँ कि वोलाटाइल क्या होता है। इसके लिए यूज करेंगे ऐप डेटाबेस और इसको कह देंगे इंस्टेंस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वोलाटाइल का क्या मतलब है। वोलाटाइल का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी से एक्सेस किया जा सकता है, बाकी जो हमारे पास कैशेड मेमोरी होती है उसके अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये टॉपिक हमारी इस वीडियो के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इससे पहले मैं डेटाबेस के स्पेलिंग यहाँ पे ठीक करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि वोलाटाइल हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू को ओपन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमारी मेन मेमोरी है। ये थ्रेड 1 है जो CPU 1 के ऊपर रन हो रहा है, ये थ्रेड CPU 2 के ऊपर थ्रेड 2 रन हो रहा है। अब इन दोनों CPU के पास अपनी भी कैशेड मेमोरी होती है, सेम है जिस तरीके से हमारे पास एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल कोर्स होते हैं, सेम है मल्टीपल CPU होते हैं हमारे पास। तो अब एक वेरिएबल को अगर हम यहाँ पे CPU 1 के अंदर एक्सेस करते हैं, उसी वेरिएबल को अगर थ्रेड 2 एक्सेस करेगा तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो होगा उसके मल्टीपल रेफरेंसेस मेमोरी के अंदर कैशड हो जाएंगे। लेकिन हम कैशे हो जाएंगे, लेकिन हम इस क्लास के लिए ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारी पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास इसका रेफरेंस ले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि इस क्लास को एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड या एक ही मेमोरी का पार्ट जो है या मेमोरी पोर्शन है वो एक्सेस कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे दूसरी पिक्चर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास मेन मेमोरी और काउंटर की वैल्यू 0 है। अब क्या है कि यहाँ पे जो थ्रेड 1 ने काउंटर यूज किया हुआ उसकी वैल्यू 7 है और जो थ्रेड
7 है अपडेट हो चुकी हुई है, लेकिन ये जो वैल्यू है काउंटर की ये बेसिकली मेन मेमोरी से एक्सेस नहीं की जा रही, ये बेसिकली कैशे मेमोरी से एक्सेस की जा रही है। CPU 1 की थ्रेड उसको यूज कर रहा है, उसको थ्रेड अपडेट करेगा, जब ये थ्रेड खत्म होगा एंड होगा फिर वो उसको यहाँ पे अपडेट करेगा, लेकिन उससे पहले हमारे दूसरे थ्रेड ने थ्रेड 2 ने CPU 2 के ऊपर इसको यूज किया। अब एक्चुअल जो इस काउंटर की वैल्यू है वो हमारे पास 7 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर नहीं आया तो वो अभी तक हमारे पास यहाँ पे 0 आया। तो हम ये अपनी क्लास के लिए नहीं चाहते। अगर ऐसा होगा तो पॉसिबल हमारा एक रेफरेंस डेटाबेस का क्लास का ऑलरेडी हमारे पास हो, लेकिन वो कैशे मेमोरी में हो, मेन में ना हो, तो हमारी कोई दूसरी क्लास जो है वो उसको क्रिएट करे, तो हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए क्या करेंगे, ये हमारे पास वोलाटाइल होगा। इसके बाद बेसिकली मैं यूज करूंगा सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, सेम वे जो हमारे पास मैंने आपको अभी बताया जावा में सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है कि हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरी चीज ये है कि सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक ही थ्रेड इसको एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट मेन मेमोरी के अंदर होगा, CPU 1 के ऊपर किसी भी या CPU 1 या कोर किसी भी कोर के अंदर किसी भी थ्रेड ने एक्सेस करना है या कैशे मेमोरी के अंदर या कहीं से भी एक्सेस करना है तो वो डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वोलाटाइल का मतलब है वो सिर्फ मेन मेमोरी से ही एक्सेस हो सकेगा। जब भी उसकी जरूरत है हमारे इस एप्लीकेशन डेटाबेस के रेफरेंस की जाएंगे CPU कैशे, और CPU कैशे जाएगा मेन मेमोरी के पास, वो उसको रिटर्न करेगा। अब चूंकि रेफरेंस मेन मेमोरी में ही है वो हमेशा, और एक ही रेफरेंस है वो हमेशा हमारे पास अपडेटेड रहेगा। इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है कि एक टाइम के ऊपर अगर ये वाला थ्रेड रीड कर रहा है तो ये वाला थ्रेड ना तो राइट कर सकता है ना रीड कर सकता है। अगर ये वाला उसको राइट कर रहा है तो बाकी कोई भी थ्रेड या कोई भी मेमोरी पोर्शन उसको रीड या राइट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं। और अगेन जावा के अंदर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, तो टिपिकली हम इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन कर लूंगा, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूंगा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, इसको मैं कह दूंगा लॉग, और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा न्यू ऑब्जेक्ट। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं सिंपली इसको यूज कर रहा हूँ। इसके बाद बेसिकली मैं एक मेथड डिफाइन करूंगा गेट इंस्टेंस का। तो आपने देखा जैसे मैंने टाइप किया तो डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली मुझे उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दी है गेट इंस्टेंस का। जब भी एप्लीकेशन में कहीं पे भी किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो इस एक इंस्टेंस के मेथड को यूज करेंगे, और वो सिर्फ एक ही दफा यूज होगा तो एक ही इंस्टेंस हमारे पास रिटर्न होगा। अगर दोबारा यही मेथड कॉल होगा तो हम ये वाला जो इंस्टेंस है इसी को दोबारा रिटर्न करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न नहीं करूंगा, बल्कि इसके लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगा, और पहले यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो एक्चुअल डेटाबेस यूज करना है उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। मैं यहाँ पे पहले चेक करूंगा इफ नल जो मेरे पास इंस्टेंस है वो अगर नल हुआ तो फिर मैं सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट करूंगा, और सिंक्रोनाइजेशन में करूंगा लॉक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगेन इसके अंदर मैं दोबारा चेक करूंगा 100% मेक श्योर करने के लिए कि मेरा इंस्टेंस नल नहीं है। अगर यहाँ पे नल था तो पॉसिबल है इस ब्लॉक के अंदर आने तक किसी और क्लास ने इसको क्रिएट कर लिया हो, तो यहाँ पे भी अगर ये नल हुआ इसका मतलब है इसका रेफरेंस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम एक्चुअल डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा इंस्टेंस इज इक्वल टू, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, और इसकी पैरामीटर लिस्ट के ऊपर अगर आप जाएं से पहले नंबर पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो जो कॉन्टेक्स्ट हमने लिया हुआ है इसके लेके डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया। जो सेकंड पैरामीटर है वो बेसिकली हमने इसको क्लास पास करनी है, जिस क्लास के लिए हम बेसिकली जो क्लास हमारे इस रूम डेटाबेस को क्रिएट करना चाहती है तो वो हमारी ऐप डेटाबेस है। ऐप डेटाबेस डॉट क्लास प्रॉपर्टीज की पास कर देंगे, और एट दी एंड थर्ड हमारे पास डेटाबेस नेम है जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ डेटाबेस नेम, और इसके साथ में बिल्ड को कॉल कर लूंगा, हमारे पास वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इंस्टेंस को। तो ये जो बेसिकली मैंने कोड किया अभी आपको समझ आएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इस क्लास का एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, और जब वो इंस्टेंस क्रिएट होगा तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक की वजह से ये होगा कि ये वाला इंस्टेंस जब क्रिएट हो रहा है तो और कोई भी क्लास क्रिएट या रीड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर सकती। तो बाकी आपने देखा इस क्लास का हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं है, सिंगलटन क्लास है, हमारे पास सब्सट्रैक्ट है, तो सिंपल इसका बेसिकली हम ये इंस्टेंस हम रिटर्न करेंगे। तो ये बेसिकली एक्चुअल हमारा जो डेटाबेस है वो डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे एक चीज मैं करूंगा, और जो फाइनल लास्ट स्टेप होता है हमारे पास वो ये होता है कि जितने भी हमने हमारे पास नोट्स के डेटाबेस के DAOs होते हैं हमारे पास, राइट नो एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास मल्टीपल DAOs हैं उन सब को बेसिकली हमने यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो वो बेसिकली हमारे पास पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट नोट्स DAO, तो इसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। तो आपने देखा बेसिकली ये पब्लिक तो है पूरी एप्लीकेशन, जब भी किसी ने उसने नोट्स के साथ कोई भी काम करना होगा तो आपने देखा था बेसिकली ये इंटरफेस है, इसको हम डायरेक्टली जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करते। बेसिकली जो रूम है वो बेसिकली उसने इसकी इंप्लीमेंटेशन जनरेट की होती है, इसलिए हम अपनी इस क्लास से जो कि रूम डेटाबेस से हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इससे बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब अगर एक दफा मैं प्रोजेक्ट को, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी वैल्यू नहीं एंटिटीज आएगा, तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब अगर मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ मेक प्रोजेक्ट, तो हमारे पास एरर आ चुकी है, और बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था हमें।
यही तो रूम की हमारे पास पावरफुल फीचर है कि कंपाइलेशन टाइम के ऊपर ही हमारे पास प्रॉब्लम्स जो एरर होते हैं वो सामने आते हैं। अगर इसको ओपन करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास एरर ये होगा डेट के रिलेटेड, आप देख सकते हैं कैन नॉट फिगर आउट हाउ टू सेव दिस फील्ड इनटू डेटाबेस, यू कैन कंसीडर एडिंग अ टाइप कन्वर्टर फॉर इट। वो बेसिकली ये है कि अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो जो हमारी डेट की क्लास है, बेसिकली एसक्यूएलआईट डेटाबेस हमारे पास जो है वो नेटिवली डेट क्लास को स्टोर नहीं करता। अगर हम एसक्यूएलआईट के अंदर डेट क्लास को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसको लॉन्ग के अंदर किसी प्रिमिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हम टिपिकल एसक्यूएलआईट के साथ काम करते हैं। लेकिन जो कि अभी हम जो है वो डायरेक्टली एसक्यूएलआईट के साथ काम तो नहीं कर रहे हैं, हमारा एसक्यूएलआईट के साथ जो भी काम है वो रूम कर रहा है, हम रूम से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम बेसिकली टाइप कन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से टाइप कन्वर्टर्स को यूज़ करते हुए एसक्यूएलआईट के अंदर उसी कोड को अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एसक्यूएलआईट के अंदर या रूम को यूज़ करते हुए डेट को किस तरीके से एसक्यूएलआईट डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद वी आर फाइनली रेडी टू सेव आवर नोट्स इन आवर डेटाबेस। तो वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।